ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं जीव समास प्रश्नोत्तरी पार्ट 2। जीव कांडी में ग्रंथराज से बनने वाले प्रश्नों की श्रृंखला में यह चौथी वीडियो आपके सामने उपलब्ध है। पहले के 3 वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। गाथा नंबर 81। यहाँ से योनि के वर्णन प्रारंभ होता है। प्रश्न लिखें, योनि के कितने भेद हैं? उत्तर, योनि के 2 भेद हैं, आकृति योनि और गुण योनि। आकृति योनि और गुण योनि। नेक्स्ट, आकृति योनि के या आकृति योनि के कितने भेद हैं? उत्तर 3, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र। डेफिनेशन में आप सामान्य से लिख लीजिए, आकार ही जिस योनि का लक्षण है उसे आकृति योनि कहते हैं। आकृति योनि कहते हैं। क्रमशः तीनों की डेफिनेशन लिखें। हो सकता है एक एक नंबर में इनकी डेफिनेशन पूछने में आ जाए। हो सकता है बड़ी प्रश्न में योनि को समझाइए, इस प्रकार का प्रश्न पूछने में आ जाए। तो पहला लिखें, शंखावर्त। जिसके भीतर शंख के समान चक्कर पड़े हों उसको शंखावर्त योनि कहते हैं। दूसरा, कूर्मोन्नत। जो कछुए की पीठ की तरह उठी हुई हो उसको कूर्मोन्नत योनि कहते हैं। तीसरी, वंशपत्र। जो बांस के पत्ते के समान लंबी हो उसको वंशपत्र योनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योनि के गर्भ नहीं ठहरता? उत्तर, शंखावर्त। इस पे आप लिख लें IMP। हाँ, IMP। क्या? किस योनि के गर्भ नहीं ठहरता? तो कौन सी योनि है वह? शंखावर्त योनि। गाथा नंबर 82, 82 नंबर। तीर्थंकर आदि महापुरुषों का जन्म किस योनि से होता है? उत्तर,
कूर्म उन्नत, अच्छी तरह डिटेल में लिखें। कूर्म उन्नत योनि से या योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती अर्थात ब्रैकेट में लिखें नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि महान पुरुषों का जन्म होता है। अच्छी तरह ध्यान रखना, इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है। जैसे उन्होंने दे दिया कि नारायण की उत्पत्ति किस योनि से होती है, तो आपको ध्यान रखना है कूर्म उन्नत, ठीक है। या महापुरुषों की योनि यह कौन सी होती है, तो कूर्म उन्नत। नेक्स्ट, साधारण मनुष्यों की कौन सी योनि होती है? उत्तर वंशपत्र। नेक्स्ट, गाथा नंबर 83। जन्म कितनी प्रकार का होता है? उत्तर, जन्म 3 प्रकार का होता है, समूचन, गर्भ, उपपाद। नेक्स्ट, गुण योनि के कितने भेद हैं? उत्तर, गुण योनि के 9 भेद हैं। क्रमशः लिखें, सचित्र, अचित्त, सचित्त अचित्र, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संवृत, विवृत, संवृत विवृत। इस प्रकार 9 प्रकार की योनि। गाथा नंबर 84। यहाँ पे बतलाया है कि किन जीवों के कौन सा जन्म होता है, ठीक है। लिखें, गर्भ जन्म किन किन जीवों के होता है? उत्तर, पोत, जरायुज और अंडज जीवों के गर्भ जन्म होता है। नेक्स्ट, उपाद जन्म किनके होता है? उत्तर, देव और नारकियों के। इसके अपोजिट भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, उपाद जन्म किसके होता है? तो देव और नारकियों के। प्रश्न आ सकता है, नारकियों के कौन सा जन्म होता है? उपाद जन्म, ठीक है। नेक्स्ट, शेष जीवों के समूचन जन्म होता है। अब इसमें आपको पूछा जा सकता है कि 4 इंद्रिय जीवों के कौन सा जन्म होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है उनके समूचन जन्म होता है। या कोई पेड़ का नाम दे दिया, इस वृक्ष के कौन सा जन्म होता है, या चींटी के कौन सा जन्म होता है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जीवों के नियम से समूचन जन्म होता है, और संपूर्ण समूचन जन्म वाले ये जीव होते हैं, ठीक है। चलिए, $85 नंबर। अब यहाँ पे 85, 86 और 87 में
योनियां बतलाई हैं, किनके कौन सी योनि होती है। तो इनको भी आप एक चार्ट की तरह बना के लिख लें, ठीक है, जिससे आपको स्मरण में बना रहेगा कि किनके कौन सी योनि होती है। सबसे पहले लिखें उपाजन्म। उपाजन्म में योनि कैसी, तो सबसे पहले लिखें अचित्त, शीत उष्ण, और समृत। लिखा था नंबर 85, 86, 87, तीनों में से मिला के कंसेप्ट लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या लिखा, उपाजन्म। उपाजन्म वालों की अचित्त योनि होती है, शीत उष्ण योनि होती है, और शीत उष्ण अलग अलग लिखना, शीत उष्ण योनि होती है और समृत योनि होती है। नेक्स्ट लिखें गर्भ। गर्भ वालों की सचित्त अचित्त योनि, मिश्र, मतलब ब्रैकेट में लिखते हैं मिश्र योनि। सचित्त अचित्त ब्रैकेट में लिखें मिश्र योनि। फिर शीत उष्ण और शीतोष्ण ब्रैकेट में लिखते हैं फिर से मिश्र योनि। और नेक्स्ट लिखें समृत विवृत ब्रैकेट में लिखें मिश्र योनि, मतलब गर्भजों की तीनों में मिश्र योनि होती है। नेक्स्ट लिखें सम्मूर्छन। तो सम्मूर्छन के सचित्त अचित्त और मिश्र तीनों योनि। फिर दूसरी अपेक्षा से सम्मूर्छनों में शीत उष्ण और मिश्र तीनों योनि। हाँ, फिर लिखें तीसरी अपेक्षा से एक इंद्रियों की समृत योनि, विकल इंद्रियों की विवृत योनि और पंच इंद्रियों की विवृत योनि होती है। ये सम्मूर्छन जन्म वाले है ना। तो सम्मूर्छन जन्म वाले एक इंद्रियों की योनि समृत, विकल इंद्रियों की विवृत और पंच इंद्रियों की विवृत, ठीक है, ये सम्मूर्छन जन्म वाले। इसलिए ये हमने आपको चार्ट बनवा दिया, आप अच्छी तरह इसको बना के अपने पास रख लें। इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन योनि के रूप में पूछा जा सकता है। गथा नंबर 88, योनि के कितने भेद होते हैं। उत्तर लिखें 84 लाख। सामान्य से कितने भेद हैं, 2, और विशेषता से 84 लाख। गाथा नंबर 89, किनके कितने भेद हैं। तो इसको भी एक चार्ट की तरह लिख लें। ऊपर से नाम लिखना चालू करें, नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इनके 7 7 7 7 7 7 7 7, ठीक, याद भी होगा आपको। प्रतिक्रमण में बोलते ना, इतर निगोद 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख, पृथ्वी का एक 7 लाख, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख, फिर वनस्पति का एक 10 लाख, फिर 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख, 4 इंद्री 2 लाख, फिर 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख, 4 इंद्री 2 लाख, फिर देव गति 4 लाख, नरक गति 4 लाख और त्रियंच गति 4 लाख, पंचेंद्रिय त्रियंच गति 4 लाख, फिर मनुष्य की 14 लाख, टोटल मिलाकर 84 लाख
84,00,000। जब आपको योनियां पूछी जाए तो याद रखना है किसकी योनि कितनी है। नेक्स्ट गाथा नंबर 90 किसके कौन सा जन्म होता है, तो ये हम लोग पहले लिख चुके हैं, फिर भी एक बार ध्यान रखना है। देव और नारकियों का उत्पाद जन्म, मनुष्य और त्रियंचों के यथासंभव गर्भ और सम्मुचन दोनों प्रकार का जन्म, किंतु ये विशेष है, किंतु लब्ध्या पर्याप्तक मनुष्य एक इंद्रिय और विकल इंद्रियों का सम्मुचन जन्म ही होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखते हैं IMP। क्या IMP है कि लब्ध्या पर्याप्तक मनुष्यों के सम्मुचन जन्म ही होता है। नेक्स्ट 91 इस पे भी लिखें इम्पोर्टेंट। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो पहली पंक्ति कर्म भूमिया पंचेंद्रिय त्रियंच गर्वज तथा सम्मुचन ही होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति त्रियंचों में जो भोग भूमिया त्रियंच हैं वे गर्वज ही होते हैं, मतलब भोग भूमियों में सम्मुचन नहीं होते, और जो पर्याप्तक मनुष्य हैं वे गर्वज ही होते। तीनों बातें इंपॉर्टेंट में लिख लें। पहली कर्म भूमि पंचेंद्रिय त्रियंच गर्वज और सम्मुचन दोनों प्रकार के होते, और भोग भूमि या त्रियंच केवल गर्वज होते, सम्मुचन नहीं होते, और पर्याप्तक मनुष्य भी केवल गर्वज ही होते। नेक्स्ट 92 नंबर उत्पाद और गर्भ जन्म वालों के नियम से लब्ध्या पर्याप्तक नहीं होते, और सम्मुचन मनुष्य नियम से लब्ध्या पर्याप्तक होते हैं। ये आपको सही गलत के रूप में पूछा जा सकता है। क्या उपाद जन्म वाले लब्ध्या पर्याप्तक होते हैं, उत्तर होगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार तो ये कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, हमने आपको लिखवा दिए, तो आप इनको याद रखेंगे और पेपर में इनमें से कुछ भी सही गलत फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग आदि के रूप में पूछा जा सकता है। गाथा नंबर 93 लिंग इसमें दिए हैं, तो नारकियों के नपुंसक लिंग। ठीक है, लिख लें, ऊपर डालें लिंग, सामने लिखे नारकी, नारकियों के नपुंसक, त्रियंच और मनुष्य के तीनों। ठीक, सम्मुचन मनुष्य और त्रियंच के नपुंसक, जो सम्मुचन मनुष्य और सम्मुचन त्रियंच है उनके नियम से नपुंसक लिंग। नेक्स्ट लिखें देव और भोग भूमिया, इनके केवल स्त्री और पुरुष, अन्य नहीं होते। ठीक है, यहां तक ये योनि और लिंग की अपेक्षा हुआ। इसके बाद आता है शरीर की अवगाहना। ये 94 से प्रारंभ होगा और अंत तक चलता है। ठीक है, तो इसमें अपन को कहाँ कहाँ से देखना है, विशेष बातें बस देख लीजिए, बाकी तो विषय अपने हिसाब से दिया गया है। गाथा नंबर 94 सबसे जघन्य अवगाहना किस जीव की होती है? सबसे जघन्य अवगाहना किस जीव की होती है? उत्तर जन्म होने से तीसरे समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव की घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण
शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। 94 नंबर का था। अर्थ की पहली लाइन देख लें ध्यान से। जन्म के तीसरे समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्या पर्याप्तक जीव की घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। नेक्स्ट लिखें, सर्व उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है? उत्तर, सर्वोत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमण समुद्र के महामत्स्य की होती है। जो महामत्स्य है उसकी सर्वोत्कृष्ट अवगाहना होती है। चलिए अब 95 नंबर ऊपर टॉपिक लिखें, उत्कृष्ट अवगाहना या इंद्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट अवगाहना। इसमें से आपको 5 नंबर में एक बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्कृष्ट अवगाहना या जघन्य अवगाहना। ठीक है, तो उत्कृष्ट अवगाहना में सबसे पहले लिखें एक इंद्री, तो एक इंद्री की उत्कृष्ट अवगाहना लिखें पद्म, कमल। दो इंद्रिय की, हाँ पहला लिखें एक इंद्री, सामने लिखें कमल और उसके सामने लिखें कुछ अधिक 1000 योजन। कुछ अधिक 1000 योजन। नेक्स्ट दो इंद्री, दो इंद्रियों में उत्कृष्ट अवगाहना शंख, उसके सामने लिखें 12 योजन। उसके बाद लिखें तीन इंद्री, तीन इंद्री की उत्कृष्ट अवगाहना किसकी? चींटी, और प्रमाण कितना? 3 कोश। इसके बाद लिखें चार इंद्री, उत्कृष्ट अवगाहना भ्रमर, कितनी? 1 योजन। 5 इंद्रिय महामत्स्य, 1000 योजन। ठीक है, ये क्रमशः इंद्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट हो गई। अब नेक्स्ट गत नंबर 96 यहां पे लिखनी है जघन्य अवगाहना। तो जघन्य अवगाहना में एक इंद्री की हमने लिख दी लब्ध्या पर्याप्तक की घनांगुल के असंख्यात भी भाग प्रमाण। ठीक है, फिर आएंगे 2 नंबर पर। दो इंद्री में अरुंधरी, अरुंधरी, अरुंधरी। फिर तीन इंद्रिय में कुंथु। 4 इंद्रियों में काण मक्षिका। 5 इंद्रियों में सिक्थ मत्स्य, सिक्थ मत्स्य। नीचे लिखें प्रत्येक की ऊपर वाले से घनांगुल के, प्रत्येक की ऊपर वाली से संख्यात गुणी हैं। बस फिर यहां से 97 नंबर से हम चलेंगे और 112 तक। इसमें से आपको, क्योंकि ये सारणी का विषय है, तो इसमें से कोई प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर एक बार
पूज्य मुनि श्री से चर्चा कर यदि कोई प्रश्न इसमें से विशेष विषय होगा तो वह आपके सामने बाद में रखा जाएगा। ठीक है, अब चलें 113 नंबर। यहाँ पर कुल कोड़ी विषय आपके सामने है। कुल कोड़ी, पहले लिखें कुल किसे कहते हैं। कुल किसे कहते हैं? उत्तर, शरीर के भेदों को या भेदों के कारणभूत नौकर्म वर्गणाओं के भेद को कुल कहते हैं। अब कुल लिखेंगे कुल, तो पहले नंबर पर पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक के कितने? तो 22 लाख। जल कायिक के 7 लाख। अग्नि कायिक के 7 लाख। 7 लाख कोटि, कोटि मतलब करोड़, तो कोटि कोटि शब्द लिखना है। 22 लाख कोटि जल कायिक के, 7 लाख कोटि अग्नि कायिक के, 3 लाख कोटि वायु कायिक के, 7 लाख कोटि। गाथा नंबर 114। दो इंद्रिय के पृथ्वी जल अग्नि वायु, इसमें वनस्पति को नहीं लिया अभी, चलिए आगे देखते हैं। दो इंद्रिय के 7 लाख कोटि, 3 इंद्रिय के 8 लाख कोटि, 4 इंद्रिय के 9 लाख कोटि और वनस्पति के 28 लाख कोटि। या फिर वनस्पति को पहले लिख सकते हैं ना, इनके बाद पृथ्वी जल अग्नि वायु, फिर वनस्पति 28 लाख, 2 इंद्रिय 7 लाख, 3 इंद्रिय 8 लाख, 4 इंद्रिय 9 लाख। 7 8 9 ऐसे याद हो जाएंगे। वनस्पति के 22। फिर इसके बाद पंचेंद्रिय त्रियंचों में जलचर जीव के, तो पहले लिखते पंचेंद्रिय त्रियंच, फिर नीचे जलचर, तो जलचर के 12.5 लाख कोटि। फिर नवचर 12 लाख कोटि। फिर थलचर, थलचर के 10 लाख कोटि। फिर उसके बाद लिखें सर्पिस, सर्पिसों की 9 लाख कोटि। फिर नेक्स्ट देवों के 26 लाख कोटि, नारकियों के 25 लाख कोटि और मनुष्यों के 12 लाख कोटि। ब्रैकेट में लिखें 14 लाख कोटि। 2 प्रकार के आगम प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं 12 लाख कोटि, क्योंकि यहाँ पे 12 लाख कोटि का वर्णन है इसीलिए। ठीक है, आगे गाथा नंबर 117। टोटल कितने भेद हो गए? तो टोटल भेद हुए 1 कोड़ा कोड़ी तथा 97 लाख और 50,000 कोटि। तो टोटल कितने यूनि लिख लें। टोटल कितने हुए? तो टोटल हुए 1 कोड़ा कोड़ी तथा 97 लाख और 50,000 कोटि। इस प्रकार यह टोटल विषय जो पूज्यवर ने रखा था वो हमने आपके सामने एज इट इज रख दिया प्रश्नोत्तर के रूप में। अब आप लोग अपनी अपनी अनुकूलता अनुसार प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे और विषय को परीक्षा के निमित्त से बनाएंगे। जैनम जयतु शासनम। अनेकों शुभकामनाएं।